बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बहिरा हमर में एक तजारती जहाज पे ईरान के हिमायत याफ्ता हूती बागियों के हमले में 3 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत ने पाकिस्तान को एक ऐसे इलाकाई बहरान का हिस्सा बना दिया है जिसका दायरा अब सिर्फ ईरान, यमन या खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहा। एक तरफ हूतियों के हमलों से आलमी बहरी तजारत और सप्लाई चेन खतरात से दोचार है, तो दूसरी तरफ आबनाए हरमुज पे अमरीका और ईरान आमने सामने है। और इस दौरान पाकिस्तान सऊदी अरब की क़यादत पे कायम बहरी इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है कि वह सऊदी अरब की जानिब से कायम किए गई बहरी सलामती के इत्तेहाद का हिस्सा और उसके एलामिये का दस्तखत कुनिंदा है, ताकि आलमी सप्लाई चेन और बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। यूं पाकिस्तान की पॉलिसी और हालिया वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत की शदीद मज़म्मत की। पाकिस्तान ने इस वाक़े के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सऊदी हुकाम के अलावा यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से भी राबिता कायम किया। यमनी कोस्ट गार्ड के मुताबिक बाबुल मंदब के करीब एक कार्गो जहाज पे हमले में मजमूई तौर पर 6 अफराद की हलाकत हुई। हलाक होने वालों में जहाज के हमले के 4 अरकान और इमदादी कार्रवाई के लिए भेजे गए दस्ते के 2 एहलकार भी शामिल हैं। यमनी हुकाम ने इस हमले का इल्जाम ईरान के हिमायत याफ्ता हूती जंगजुओं पर आयद किया। पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि एक तरफ बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाहों में आजादाना जहाजरानी और बहरी सलामती की हिमायत करता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के साथ दिफाई इत्तेहाद भी कायम कर चुका है, जिसके असरात ईरान के साथ ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक अपनी सिफारती पोजीशन को किसी एक फरीक के साथ बराह रास्त तसादुम की बजाय बहरी सलामती, बैनुल-अक़वामी कानून और तजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों से जोड़ने की कोशिश की। इस दौरान ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेशकियान और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला का यह दौरा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के मंजरनामे में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जारी सिफारती सरगर्मियों और इन ममालिक के दरमियान कायम होने वाले दिफाई इत्तेहाद पर गहरी नजर रखे हुए है, जिसके तहत तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमले को सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि ईरान को इस मुआहिदे के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ईरान के खिलाफ नहीं है। उनके मुताबिक ये मुआहिदा इस बात की अलामत है कि खत्ते के ममालिक इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि वो अमरीका के सिक्योरिटी फराहम करने के दावे पर हमेशा इन्हसार नहीं कर सकते। लेकिन मसला सिर्फ बहिराए अहमर तक महदूद नहीं, खलीज फारिस और आबनाए हरमुज की सूरत हाल अब भी कशीदा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्हें ईरान पर एतमाद नहीं और ईरान मुसलसल उनसे झूठ बोलता रहा। ट्रंप ने उसके साथ ही हमेशा की तरह यह दावा भी किया कि आबनाए हरमुज पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल अब भी बरकरार है। ईरान भी अमरीकी धमकियों पर खामोश नहीं है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई का कहना है कि आबनाए हरमुज उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक अमरीका अपना रवैया तब्दील करने के अलावा ईरान की शराइत तस्लीम नहीं कर लेता। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब के तर्जुमान हुसैन मुहब्बी ने ज्यादा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ अगर दोबारा कोई खतरा पैदा हुआ तो तवानाई की पाइपलाइंस, हजारों बिजली घर, अमरीकी और गैर अमरीकी निज़ाम और इंटरनेट से मुंसलिक आलमी बुनियादी ढांचा खतरे में आ जाएगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि इस वक्त खलीज फारिस में कोई अमरीकी बहरी जहाज मौजूद नहीं। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती राब्ते अब भी जारी हैं। ईरान ने सालिसों के जरिए अमरीका तक अपनी शराइत पहुंचा दी हैं। उन शराइत में जंग का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी और लबनान और गजा समेत खित्ते में जारी जंगों का खात्मा शामिल है। तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान और अमरीका पाकिस्तान की सालसी में होने वाली 2 माह की जंगबंदी में तौसीह पर मुत्तफिक हो चुके हैं, जिसकी मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही थी। लेकिन रिपोर्ट में जंगबंदी के अगले दौर की मुद्दत का तज़किरा नहीं। इस बहरान का एक और पहलू अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में शहरी नुकसानात का है। अमरीकी कांग्रेस को पेश की गई पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में 153 बेगुनाह शहरी शहीद और 243 जख्मी हुए। यह तादाद 2024 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जब अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में 2 शहरी हलाक और 2 जख्मी होने की इतला दी गई थी। यह एदाद-ओ-शुमार इसलिए भी अहम है कि अमरीका एक तरफ बहरी रास्तों और आलमी तजारत की तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी फौजी कार्रवाइयों में शहरी हलाकतों पर सवालात उठ रहे हैं। मशरकी बहरुल काहिल और बहराए कैरिबियन में मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए की जाने वाली अमरीकी कार्रवाइयों में भी सितंबर 2025 से अब तक 200 से ज्यादा अफराद की हलाकतों की इत्तलात सामने आई, जिन्हें इंसानी हुकूक की तंजीमें मावराए अदालत हलाकतें करार देती हैं। इसलिए पाकिस्तान का मामला अब सिर्फ ये नहीं
कि इत्तेहाद में ताउन का दायरा इख्तियार किया जाए। असल चैलेंज ये है कि वो आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी सऊदी अरब और तुर्किया के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात को आगे बढ़ते हुए ईरान के साथ पुरजोश सिफारती ताल्लुकात भी बरकरार रखे। लेकिन बहराए अहमर में अगर हमले जारी रहते हैं, आबनाए हरमुज़ में कशीदगी मजीद बढ़ती है और अमरीका और ईरान के दरमियान महाजराई में इजाफा होता है, तो आलमी सप्लाई चेन, तवानाई की तरसील और समुद्री तजारत पर उसके असरात कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर मुरतब होंगे। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सबसे अहम सवाल यह होगा कि वो इस बढ़ती हुई कशीदगी में किस हद तक शरीक होता है और कहां अपनी सिफारती गुंजाइश महफूज रखता है, क्योंकि बहराए अहमर में हालिया वाक़े ने पाकिस्तान को भी मैदान जंग में ला खड़ा किया। लेकिन दूसरी तरफ वो और उसके अहम इलाकाई शराकतदार एक नए बहरी दिफाई बंदोबस्त की तरफ बढ़ रहे हैं और तीसरी तरफ ईरान और अमरीका के दरमियान आबनाए हरमुज़ पर तनाज़ा पूरे खित्ते को एक बड़े तसादुम की जानिब ले जा रहा है। इस दौरान सदर ट्रंप ने बेलाखिर एक ऐसा राज फाश किया जिसे अमरीकी मीडिया कई हफ्तों से बेनकाब करने की कोशिश कर रहा था। तुर्किया में नेटो सरबराही इजलास से वापसी पर अमरीकी सदर हकीकत में एयरफोर्स वन में मौजूद नहीं थे, लेकिन सहाफी और व्हाइट हाउस के बाज एहलकार इस बारे में बेखबर थे। ट्रंप को खुफिया तौर पे एक दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया क्योंकि अमरीकी हुकाम को खदशा था कि ईरान उनके तैयारे को मिसाइल हमले का निशाना बना सकता है। सवाल यह है कि अगर सिर्फ मामूल की हिफाजती कार्रवाई थी तो उसे इस कदर खुफिया रखने की जरूरत क्यों पेश आई? अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ईरान की जानिब से ट्रंप या उनके जेर इस्तेमाल तैयारे को मिसाइल हमले का निशाना बनाने के हकीकी खतरात की निशानदही की गई थी। और इस पूरी कार्रवाई की अहमियत सिर्फ ये नहीं कि ट्रंप को एक तैयारे से दूसरे में मुंतकिल किया गया। असल सवाल यह है कि अमरीकी हुकूमत ईरान से अब हकीकत में गैर मामूली खतरा महसूस कर रही है। जंगजदा इलाकों में अमरीकी सुदूर की खुफिया नकलो हरकत नई बात नहीं। अफगानिस्तान, इराक और यूक्रेन जैसे मकामात पर भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ऐसे इकदाम किए जा चुके, लेकिन इस बार फर्क यह था कि मीडिया और व्हाइट हाउस के बाज लोगों को भी लाइल्म रखा गया और एक ऐसा मंजर पैदा किया गया जिसमें सदर बज़ाहिर एक तैयारे में थे जबकि हकीकत में वो दूसरे तैयारे पर परवाज कर रहे थे। यह राजदारी शायद इसलिए भी बरती गई क्योंकि ट्रंप मुसलसल ईरान के खिलाफ अपनी कामयाबी और ताकत का दावा करते रहे। वो कहते रहे कि ईरान तकरीबन शिकस्त खा चुका, वो कहते रहे कि इस वक्त जंग अपने इख्तिताम के करीब है, लेकिन दूसरी तरफ यही सदर एक मुमकिना ईरानी मिसाइल हमले से बचने के लिए अपने सफर का मंसूबा तब्दील करते हैं, जिसने एक बार फिर यह वाज़ेह किया कि जंग में अब भी ईरान का पलड़ा ही भारी है और अमरीकी क़यादत बदतरीन खौफ का शिकार है। ईरान और ट्रंप की दुश्मनी भी नई नहीं है। 2020 में ट्रंप के हुक्म पे जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हुए तो ईरानी क़यादत ने इंतकाम का वादा किया। बाद में अमरीकी हुकाम ने ट्रंप और उनके साबिक एहलकारों के खिलाफ मुबैना ईरानी साजिशों की तफ्तीश की। 2024 में पाकिस्तानी शहरी आसिफ को ट्रंप के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और मार्च 2026 में वो मुजरिम करार पाए। एक अफगान शहरी फरहाद शाकरी पर भी ट्रंप के खिलाफ मंसूबाबंदी का इल्जाम आयद हुआ। इसके अलावा बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान ट्रंप पे फायरिंग हुई और फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स के करीब एक मुसल्लह शख्स पकड़ा गया। ईरान के साबिक रहबर आला सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान के इंतकाम लेने के ऐलान के बायस ट्रंप का यह बयान हकीकत बन चुका है कि वो ईरान के हिट लिस्ट पे हैं और शायद अब खौफजदा भी। ईरान में उनके खिलाफ खुलेआम नारे और धमकियां भी सामने आती रहीं, जबकि ट्रंप खुद भी कहते रहे कि उनकी जान को हर वक्त खतरा है। इसलिए तुर्किया में अंजाम दिया गया यह खुफिया ऑपरेशन सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं था, ये इस जंग की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें ट्रंप एक तरफ खुद को फातेह और ईरान को शिकस्त खुर्दा दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सिक्योरिटी इदारे अब भी इस खदशे को हकीकी ख्याल करते हैं कि ईरान अमरीकी सदर को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। शायद इसीलिए एक माह तक छुपाई गई यह कहानी अब सामने आई। दूसरी जानिब ईरान जंग खत्म करने की अमरीकी कोशिशें अब सिर्फ जारहाना बयानात, मिसाइल हमलों और मुज़ाकरात तक महदूद नहीं, बल्कि आबनाए हरमुज़ अब भी इस कशीदगी का मरकज़ है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एटमी मुआहदे के बगैर भी ईरान के साथ जंग खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन उनकी बुनियादी शर्त यह थी कि ईरान आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोले और इस अहम बहरी रास्ते से आलमी जहाजरानी बहाल हो। यानी अमरीका के लिए जंग खत्म होने की कीमत कोई नया जौहरी मुआहदा नहीं, बल्कि आलमी तजारत के लिए हरमुज़ की बहाली है। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि कई हफ्तों की जंगी तैयारियों के बाद ट्रंप ने अपने करीबी मुआविनीन के सामने यह इम्कान जाहिर किया कि ईरान अगर हरमुज़ से आजादाना आमदोरफ्त की इजाजत दे देता है तो वो जंग के खात्मे को कामयाबी करार दे सकते हैं। लेकिन ईरान ने जवाब में हरमुज़ खोलने के बदले अपनी शराइत पेश कर दी, जिनमें अरबों डॉलर के मुंजमद असासों की बहाली और हर जाने की अदायगी, खित्ते से अमरीकी फौजी इनखला और अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा शामिल है। यूं अमरीका के ख्याल में वो हरमुज़ खुलवा के जंग खत्म कर सकता था, लेकिन अब यही मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रही है। अखबार यह भी लिखता है कि आलमी तजारत बहाल करने के लिए ईरान की ये अब तक की सबसे बड़ी शर्त करार दी जा रही है। ये कशीदगी अपने आगाज से ही आलमी तेल मंडी में उतार चढ़ाव का बायस रही और अब एक बार फिर
क्रूड और ब्रेंट ऑयल की कीमतों में इजाफा देखा गया। एशियाई मंडियों और खुसूसन पाकिस्तान के लिए यह इंतहाई अहम इशारा है, क्योंकि खाम तेल के साथ रिफाइंड ईंधन, फ्रेट रेट्स और इंपोर्ट प्रीमियम भी बैक वक्त बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की पेट्रोलियम मार्केट पहले ही नई यौमिया फ्यूल प्राइसिंग निजाम के मरहले में है। इन हालात में आलमी कीमतों का यह दबाव दरामदी लागत बढ़ाएगा और सप्लाई चेन के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। यूं यह कहा जा सकता है कि हरमुज में जंग के बराह रास्त असरात पाकिस्तान के पेट्रोल सारिफीन भी महसूस कर रहे हैं। उधर आबना हरमुज पे बहरी जहाजों की आमदरफ्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई, जिससे मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के असरात का अंदाजा लगाया गया। एदाद शुमार ये बताते हैं कि गुज़श्ता रोज सिर्फ 8 बहरी जहाज आबना हरमुज से गुजरे, जो एक हफ्ते की कम तरीन तादाद है। आम हालात में इस आबी गुजरगाह से रोजाना औसतन 12 के करीब जहाज गुजरते रहे ये जंग के दिनों में, जिससे ईरान की आबनाए पर मजबूत कंट्रोल के दावों की तस्दीक होती है। यूं ये पूरा बहरान अब सिर्फ मशरक़ वस्ता की जंग नहीं, इसके असरात आलमी तजारत, तेल की कीमतों, सप्लाई चेन, पाकिस्तान की मईशत तक पहुंचे। एक तरफ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहरान, दूसरी जानिब पाकिस्तान को सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में नाजुक सिफारती तवाजुन बरकरार रखना। और ऐसे में असल इम्तिहान ये बनना कि हरमुज कब खुलेगी, और उसके साथ साथ ये भी बनना कि बदलते हुए इलाकाई मंजरनामे में पाकिस्तान की मुआशी और सिफारती पॉलिसी किस हद तक कामयाब होगी। इस पूरे मंजरनामे में बात की जाएगी। शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे जिसका तज़किरा इब्तदाई के अंदर हो चुका है। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सलमान जावेद साहब ने। सलमान जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और दिफाई तजज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सईद खान साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ। सईद खान साहब, इस वक्त जो बहेरा अहमर की पोजीशन हो चुकी है, पहले आबना हरमुज के ऊपर तज़किरे हो रहे थे, तबसरे हो रहे थे, और दुनिया जो थी वो उस तरफ को देख रही थी और उसका हल निकालने की कोशिश कर रही थी। ये बहेरा अहमर में बाबुल मंदब के करीब जो है एक जहाज के ऊपर हमला होना, फिर 3 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत जो है उसकी तस्दीक हो जाना, पाकिस्तान के लिए ये किस हद तक टाइट सिचुएशन बन चुकी है और पाकिस्तान का किरदार अब मुस्तकबिल में इसके ऊपर क्या दिखाई देता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। पहली बात तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेट ऑफ जो बाबुल मंदब है, इसके अंदर कोई अटैक नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त जो कंफ्यूजन फैली हुई है वो ये है कि जो हुतीज हैं वो इस अटैक को ओन अप नहीं कर रहे। सो अब अब सवाल पैदा हो रहा है कि ये अटैक एक्चुअली किया किसने है। मेरे ख्याल में वो सारे ममालिक जो कि क्या कहते हैं इस इलाके के अंदर नहीं चाहते कि कोई सुकून हो या यहाँ के ममालिक एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, वो यहाँ के हालात जब भी बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं तो उनको खराब करने की कोशिश करते हैं। हमने इस पिछले 4-5 महीने में या सिर्फ 3 मरतबा देखा कि फॉल्स फ्लैग किए गए, यानी कि ड्रोन्स भेजे गए या मिसाइल्स भेजे गए, लेकिन वो ना तो ईरान ने फायर किए थे ना हुतीस ने फायर किए थे। सो ये जो है ये मेरे ख्याल में जो एक्टिविटी है कि एक कार्गो शिप को हिट करना रेड सी के अंदर, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्टिविटी है। लेकिन आई होप एंड विश के क्या कहते हैं कि ये हुतीज ने ना किया, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हुतीज और जो इराकी मिलिशिया है जो सऊदी अरेबिया को नॉर्थ और साउथ से तंग कर रहे हैं, वो जो है ज्यादातर उस वक्त करते हैं कि जब ईरान जो है वो किसी टाइट कॉर्नर में होता है। इस वक्त जो ईरान जो है वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ उनकी डील हो जाए और ये जो ईरान थिएटर है वो किसी तरह बंद हो जाए उनके टर्म्स के ऊपर, मीनिंग देयर बाय कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल रखें। और वो चाहते हैं कि जो ओमान के साथ उनका मुआहदा है वो अमेरिका भी एक्सेप्ट कर ले। सो मेरे ख्याल में जो है ईरान ने हुतीज को या इराकी मिलिशिया को हरगिज नहीं कहा होगा कि रेड सी के अंदर ये एक्टिविटी करें। सो इट इज अ वेरी नॉट अ वेरी गुड एक्टिविटी, लेकिन हमें होप करना चाहिए कि एस्केलेशन ना हो। अगर आप यानी उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन बन चुकी है अभी तक शो नहीं किया है और ना ही पाकिस्तान से कोई मदद मांगी, ना पाकिस्तान से कोई मदद मांगी, ना कोई रिएक्शन शो किया। सलमान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई फॉल्स अटैक हो सकता है? क्या पाकिस्तान को इसमें घसीटने की कोशिश हो सकती है, जिस तरफ इशारा एयर मार्शल साहब भी कर रहे हैं और इसके ऊपर तबसरे भी हो रहे हैं?
और इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो क्या एक मुज़ाकरातकार, एक सालिस, एक मसालिहतकार से बढ़ के एक फरीक की हो चुकी? बहुत शुक्रिया। जैसा मार्शल साहब ने कहा कि अभी चूंकि आप खबरों को भी अगर अभी देखें तो ज़्यादातर जो मौकर इदारे हैं वो सारे के सारे इसको एक सस्पेक्टेड अटैक कह रहे हैं, सस्पेक्टेड हौसी अटैक कह रहे हैं। वो बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे कि ये कंफर्म अटैक है। इसी वजह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान, हालांकि कोई 2-3 महीने पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिंजेंट किस्म का एक बयान दिया था कि अगर बहर अहमर के अंदर या बाब अल मंदब के अंदर, जो कि हमारी लाइफ लाइन है हमारी सप्लाई चेन की, अगर उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक होता है, पाकिस्तान के वेसल्स के ऊपर या ऐसे वेसल्स के ऊपर जिसमें पाकिस्तान के कोई इंटरेस्ट जो हैं वो कैरिड होते हैं, तो पाकिस्तान उसको बहुत एग्रेसिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये जैसे आपने भी कहा कि 3 पाकिस्तानी उसके अंदर शहीद हो गए, उसके अलावा 3 और लोग जो हैं उसके अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे, तकरीबन 6 या 7 लोग जो हैं उसके अंदर मारे गए हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ है, इसमें ज़ाहिर है जितने भी मालिक, इंडोनेशिया हो या पाकिस्तान हो या खुद यमन के लोग हों, वो इसके ऊपर अपना अपना एक रिएक्शन तो ज़रूर देंगे, लेकिन वो कैलकुलेटेड होगा। वो हरगिज़ भी इस किस्म का नहीं होगा कि जिस किस्म की अगर लेट्स से अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, एंड जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा कि उम्मीद तो ये है कि ये हौसीज ने नहीं किया होगा, लेकिन लेट्स से अगर एज्यूम भी कर लिया जाए कि हौसीज ने किया, तो तब भी सऊदी अरब की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं होगा कि इसको एकदम एस्केलेट किया जाए और एग्जैक्टली वही उसी ट्रैप के अंदर जाके गिरा जाए जिस ट्रैप के अंदर पहले भी लोग जो है वो गिराने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीस डील, जो कि एक इंटरिम पीस डील हमारी हुई थी, हमने करवाई थी, जो इसके दरमियान अमेरिका के और ईरान के दरमियान, तो उस वक्त भी जैसे बात हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो बाद में पता चला कि कहीं और से लॉन्च हुए थे और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ उनको लॉन्च किया गया था। तो हो सकता है कि ये भी कोई इसी किस्म का अटैक हो, ताकि जैसे ही वो अभी जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है 3 ममालिक के दरमियान, तो पाकिस्तान चूंकि अभी फरीक बना नहीं है, बन चुका है उस रीजन के अंदर, तो उसको बाकायदा ड्रैग डाउन किया जाए अब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो आई थिंक के पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक माइंडसेट भी और सऊदी स्ट्रेटेजिक माइंडसेट भी और खुद तुर्किया भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त इस डिफेंस एग्रीमेंट को आते ही किसी भी तरीके से इस तरफ एग्जीक्यूट किया जाए। एयर मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है कि जिसमें पाकिस्तान को पहले कहा जा रहा था कि 2 ऐसे फरीकैन के दरमियान वो मुज़ाकरात करवा रहा है जो एक मेज़ पे ही नहीं बैठना चाहते, तो फिर भी पाकिस्तान अपनी पोजीशन किसी हद तक मुस्तहकम रखे बैठा है, और अभी मौजूदा मंजरनामे में जब हूती सऊदी अरब के ऊपर हमला कर रहे हैं, सऊदी अरब जो है वो इराकी मलेशिया के ऊपर भी हमला कर रहा है, यमनी हूतियों के ऊपर भी अटैक हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में ईरान के साथ भी पाकिस्तान का ताल्लुक रहना और सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुक रहना, ये किस हद तक नाजुक तवाज़ुन है? देखिए यासिर, जो हुथीज हैं या इराकी मलेशिया है, ये जो है ना किसी कंट्री के फॉर्म में नहीं है। दे आर जिसको आप कहते हैं कि प्रॉक्सीज हैं, और या ये मिलिशियाज हैं जो कि बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर काम करते हैं, जिस तरह हमारे लिए बीएलए या टीटीपी है। इसीलिए आप देखें कि सऊदी अरेबिया ने ना ही तो एसएमडीए को एक्टिवेट किया है और ना ही ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट एक्टिवेट किया है जबकि क्या कहते हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए, बल्कि उन्होंने इन चीजों को खुद ही हैंडल करना मुनासिब समझा है। मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया के पास इतनी डिफेंस कैपेबिलिटी है कि वो इन मिलिशियाज को हैंडल कर सकता है। और इस वक्त देखिए, सऊदी अरेबिया भी ये चाह रहा है कि इस इलाके के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हर एक की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, अब इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के होने की वजह से सबसे बड़े जो जिनको नुकसान हो रहा है वो गल्फ कंट्रीज हैं, और गल्फ कंट्रीज को एक तरीके से सऊदी अरेबिया रिप्रेजेंट करता है। सो सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगा कि एस्केलेशन इस हद तक बढ़े कि अगले 3-4 महीने के लिए फिर बाबुल मंदब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, इस इलाके में जंग हो जाए और ऑयल प्राइसेस जो हैं, जो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने और अमेरिका ने मिलके तकरीबन 88 से $90 के बीच में रखी हैं, वो $100 दोबारा क्रॉस कर जाएं, क्योंकि द मोमेंट वो $100 क्रॉस करती है, पूरी दुनिया जो एक रिसेशन में चली जाती है। सो मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया बहुत सेंसिबली बिहेव कर रहा है और वो एस्केलेशन को रोके हुए है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है ना, सारी गल्फ कंट्रीज और ईरान सब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म हो।
और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है गो के वो निकलना चाहता है, लेकिन अब वो इस तरह लग रहा है कि वो कम करता चला जा रहा है और अब उसकी सिर्फ एक डिमांड रह गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके ऊपर स्टेटमेंट्स दे तो रहा, लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूं कि इसी के अंदर यह सालिस के साथ यानी एग्रीमेंट उम्मीद हो जाएगा। उम्मीद तो कायम है और हर MOU हुआ हर था मामले के ऊपर एयर मार्शल साहब वो उम्मीद कायम रही, बेशुमार ऐसे मौकों के ऊपर भी कि जब सारी दुनिया खामोश हो गई और जब वो जो बीच में दूसरे सालिस थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, तब भी उम्मीद का दामन तो मौजूद था। सलमान साहब, जिस तरीके से एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि इराकी मलेशिया को अगर देखें या फिर उनको हूतीज को देखें तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये प्रॉक्सीज हैं, लेकिन क्या हूती जो हैं उनको उस नज़र से देखा जाना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी वो एक बड़े इलाके के ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं, उनका अपना मुआशी एक निज़ाम भी है, उनके अपने पास मिसाइल्स भी हैं, नए ड्रोन भी हैं और ख़ुद की दिफाई पैदावार भी है और उनके पास यमन की पुरानी तमाम तर जो दिफाई टेक्नोलॉजी है वो भी मौजूद है। तो उनकी अगर हैसियत का अंदाज़ा लगाएं तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो कुली तौर पे ईरान से ही कंट्रोल होते हैं या ये जो दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनसे अलग करके हूतियों को देखना होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि एयर मार्शल साहब की बात या असेसमेंट बिल्कुल ठीक है इस मामले में। देखें, किसी जगह पे कंट्रोल होना या किसी बहुत बड़े इलाके पे कंट्रोल होना ये अनप्रेसिडेंट नहीं है। अलकायदा का इस वक्त अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे इलाकों के अंदर इसी तरीके से कंट्रोल मौजूद है। इसी तरीके से आप जब तालिबान की इंसर्जेंसी चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, करंटली नाटो की और यूएस की और इनकी जारादारी नजर आती थी कुछ बड़े शहरों तक, लेकिन अमलन तालिबान जो है वो बाकी जो रूलर अफगानिस्तान था उसके ऊपर उनका कंट्रोल मौजूद था और उसके ऊपर वो बड़ा दंदना के फिरते थे, बल्कि आसपास के जो दूसरे ममालिक थे उनसे वो सिक्योरिटी फीस भी लिया करते थे उस जमाने के अंदर। इसी तरीके से और भी आपको इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि बाद में किसी ना किसी तरीके से जो है वो हुकूमत के अंदर आने की कोशिश करते हैं, उनके ये आपको ट्रिजेक्टरी नजर आती है क्योंकि इनका अल्टीमेट मकसद भी यही होता है कि उन्होंने टॉपल करना होता है गवर्नमेंट को। तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट होती है जिसके अंदर एक वायलेंस का एलिमेंट जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो प्रॉक्सी के तौर पर वो डेफिनेटली इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है और इसके ऊपर ज़ाहिर है सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं बल्कि दुनिया भर से इस पे आवाज़ उठाई जा चुकी है। लेकिन जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा कि चूंकि ये प्रॉक्सी और नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे ही इसको देखा जाता है या इसकी असेसमेंट या इसका थ्रेट मैट्रिक्स उसी तनाजुर के अंदर ही डेवलप किया जाता है, इसी वजह से सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहेगा कि, या एटलीस्ट इस मौके पे नहीं चाहेगा कि उसका अपना जो एक स्टैचर है कि जी कि वो इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी इतना बड़ा इक्विपमेंट और इतनी बड़ी फौज रखने के बावजूद वो एक प्रॉक्सी जो उसके अक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा। तो इसलिए भी एस्केलेशन की जो बात हो रही है, ये तो तज्जियात हो रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि जितने भी लोग इस वक्त, जितने भी दिमाग इस वक्त बैठे होंगे वो इसके ऊपर किसी भी किस्म की इस तरह की कोई बात करेंगे कि जी ठीक है वी शुड गो ऑल इन और इसके ऊपर हम इनको तख्त तराज करते। तो जिस तरह किसी एक नॉन स्टेट एक्टर को आप इंगेज करते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता डिसमेंटल करते हैं, IBOs होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, कहीं कहीं पे रेड्स होते हैं, कहीं कहीं पे पूरे पूरे ऑपरेशंस होते हैं, उसी तरीके से इसको आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी डील करेंगे। एयर मार्शल साहब, सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो दिफाई फैसले हैं ये पाकिस्तान को किस हद तक गैर जानिबदार रख पाएंगे और इसका असर सिफारती पॉलिसी पे किस तरह का पड़ेगा? मेरे ख्याल में जो है ना, पाकिस्तान इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी को यासिर साहब बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। हम इस ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा तो बने हैं, लेकिन जिस तरह ईरान ने और अमेरिका ने और चाइना ने इन ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के ऊपर रिएक्ट किया है, इससे ये जाहिर होता है कि इनको इन तीनों जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे, इनको किसी ना किसी लेवल पे इन तीनों कंट्रीज में से किसी ने एंगेज किया होगा। और मैं समझता हूं कि प्रोबेबली ईरान को हमने एंगेज इसलिए किया होगा कि एक एतमाद करते हैं, दूसरा हमारा भी कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर उनके साथ मिलता है और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो दोबारा यानी कि अनस्टेबल हो जाए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हम अपनी खारजा पॉलिसी को इस वक्त चला रहे हैं वो बेहतरीन है। हम पूरी दुनिया
को साथ लेके चलना चाह रहे हैं और दुनिया पाकिस्तान की सिंसेरिटी को अप्रिशिएट कर रही है। और ख़ास तौर पे जो बिग पावर्स हैं, जो बिग थ्री हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया, वो पाकिस्तान की पॉलिसी को समझ रहे हैं। और जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं गल्फ और मिडल ईस्ट के अंदर, वो सारी कंट्रीज जो हैं, अगर वो किसी एक कंट्री के ऊपर इत्माद कर रही हैं तो वो पाकिस्तान है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है और कोई एक ऐसी चीज नहीं कर रही जिससे हमारी जो है ना मीडिएशन के ऊपर कोई इफेक्ट है, या किसी को ये ख्याल हो कि हम किसी एक साइड का हिस्सा बन रहे हैं। सो मेरे ख्याल में हम जिस तरह चल रहे हैं वो बेहतरीन पॉलिसी है और हमें इसी तरह चलते रहना चाहिए। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि सूनर और लेटर जब ये जंग खत्म होगी तो इस इलाके में जो एक कलेक्टिव डिफेंस का एक कॉन्सेप्ट इमर्ज कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार होगा। सलमान जावेद साहब, आपसे भी इसी बारे में कमेंट चाहूंगा कि पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक गैर जानिबदार रहेगी या पाकिस्तान किस हद तक सब्र का दामन थामे रखेगा? मेरा ख्याल है जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा कि वी आर इन अ वेरी बैलेंस पोजीशन राइट नाउ। ये सोचना, क्योंकि ज्योग्राफी को आप डाइवोर्स नहीं कर सकते, तो वी हैव टू लिव हियर। हमारे साथ अफगान जैसे उनके साथ बहुत ज्यादा इस वक्त बुरे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सतह पे उनके साथ भी एंगेजमेंट करते ही हैं। ईरानियंस के साथ हमारा बिल्कुल एक अलग मामला है। चाइनीज एक बहुत बड़ी पावर है यहाँ पे, रशियंस एक बहुत बड़ी पावर है। ये हमारे अपने खत्ते की सूरत हाल है और इनके ज़ाहिर अपनी एक मुखासमत या अपनी एक रेवलरी है विद अदर पावर्स जो कि दुनिया के अंदर मौजूद हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान एक बड़ा बैलेंस्ड जैसे किरदार है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया और ईरान, इन सब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। इसी वजह से आप देखते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जब आपका ट्राइलेटरल एग्रीमेंट होता है और जैसे रिएक्शंस आते हैं तो उसमें कोई भी उसके ऊपर बड़ी आयब होती है ना, वो कोई भी रेज नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ना खित्ते के अंदर उसने कोई इस तरह की एक नई हॉस्टिलिटी जो है वो अपने लिए बनानी है जिसके अंदर उसके लिए कोई मसाइल पैदा हो, ना खित्ते के बाहर किसी ऐसी जगह पे इन्वॉल्व होना जहाँ पे वो अदम तवाज़ुन के अंदर जो जहाँ पे वो अदम तवाज़ुन पे हिस्सा बन सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी जो सिफारती पॉलिसी तरतीब दी है उसमें इस हद तक एहतियात बरती गई है कि मुस्तकबिल का मंजरनामा जो है वो ना किसी की मखासमत में हो, ना किसी की मुखालफत में हो, बल्कि मफाहमत की सूरत में अपनी बेहतरी की जो शक्ल है वो इख्तियार कर सके। बहुत शुक्रिया सलमान जावेद साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, सवाल देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे मुख्तलिफ और पहलुओं पर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे जो मुख्तलिफ पहलू रह गए ज़ेर बहस आने से, उसी पे बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर बैरून मुल्क से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सहर बलोच साहिबा। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिक्योरिटी एक्सपर्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुल साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ। गुल साहब, आप ज़रा सर इस पे ज़रा कमेंट कीजिए। सबसे पहले ये जो यमनी हूतियों वाला मामला है जिस पे ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से अटैक था बाबुल मंदब के ऊपर एक कार्गो शिप पे, कि जहाँ पे 6 अफराद की हलाकत वाक़ होती है, 3 पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्या है? फिर मैं मुख्तलिफ पहलुओं पे जाएंगा, लेकिन ये जो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है पहले उस पर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। देखिए कि पाकिस्तान की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान सेफ्टी को इंश्योर करेगा अपने जितने भी लोग हैं, और ख़ास तौर पे अब जो एक नया पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उसके बाद तो पाकिस्तान के लिए अपने आप को असर्ट करना, अपनी ताकत को असर्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और शायद आज उसी की वजह से आप देखें कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़ारजा के कलमदान संभाले हुए जनाब इसहाक डार साहब की रज़ा अमीरी मुक़द्दम साहब, जो कि पाकिस्तान में सफ़ीर हैं ईरान के, उनसे मुलाकात भी हुई है। लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान एक हद तक कंट्रोल करता है और अपने आप को, उनका एक असर वहाँ महसूस किया जाता है हूतियों पे, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं है। याद रखें कि उनकी एक बहुत पुरानी तारीख है। एक इलाका बिल्कुल वहाँ सऊदीया के साथ तकरीबन मिल भी जाता है उनका, साथ ही साथ उनका क्लेम भी है कि जी ये हमारा इलाका था वगैरह वगैरह। और एक अरसे से अमेरिका ने भी कोशिश की, बाकी ममालिक ने भी की, सऊदीया ने भी की, और फिर जो वहाँ एक सऊदी हुकूमत है यमन के अंदर, उसने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन नताइज कोई हूतियों के मुकाबले में कोई बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि
क्लियर कट विन, वो ऐसी सूरत नजर नहीं आई। उनके पास पैसा भी है, उनके पास यकीनन ईरान का दिया हुआ असला, मिसाइल, कामिकाजी ड्रोन और दीगर चीजें उनके पास मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है उनके पास। तो ये कह देना कि जनाब टोटल ईरान का उनको कहेगा कि खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी एक अपनी सोच है। फिर उनके अंदर एक ट्राइबल खून भी मौजूद है, और आपको पता है ट्राइबल खून के अंदर बगावत का अंसर बहुत ज्यादा मौजूद होता है। लेकिन इस सब के बावजूद बाब अल मंदब के ऊपर 2024 के अंदर इन्होंने 3 अमेरिकन वेसल्स को भी निशाना बनाया था, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि वो नेवल शिप्स थे, और गो के अमेरिका ने उसको डिनाई किया था। लेकिन ये एक हकीकत है कि उन्होंने ड्रोन्स के जरिए, कामिकाजी ड्रोन्स के जरिए हमला जरूर किया था। एंड कामिकाजी ड्रोन्स आर वेरी इफेक्टिव नाउअडेज। आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से अभी एक ड्रोन ने, रशियन ड्रोन ने जो S-400 मिसाइल सिस्टम को बाकायदा निशाना बनाया गया यूक्रेन के एक ड्रोन ने, तो जो कि लो फ्लाइट्स के ऊपर चल रहा था। हाउएवर देखिए, मकसद यहाँ ये नहीं है, मकसद ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान फिलहाल मेरे ख्याल में किसी भी अपने आप को एंगेजमेंट की पॉलिसी पे नहीं जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे तकरीबन 80 जहाज वहां से गुजरते हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन वो 80 जहाज नहीं गुजर पा रहे और 40 जहाज लास्ट अभी गुजरे हैं। लेकिन जब भी एक ऐसी वारदात होती है तो उसके बाद एक ट्रैफिक ब्लॉकेड हो जाता है, और जो भी तिजारत है वो बुरी तरीके से मुतासिर होती है। तो एक तरफ बाब अल मंदब है तो दूसरी तरफ हुर्मुज मौजूद है। अभी भी हुर्मुज से 14 जहाज गुजरे हैं, लेकिन पहले ये जहाजों की तादाद 130 से तजावज करती थी और अब ये सिर्फ 14 पे आ गई। तो यकीनन इससे पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, और खास तौर पे पाकिस्तान इसलिए भी मुतासिर हो रहा है क्योंकि हमें एनर्जी के हवाले से मुश्किलात आ रही हैं, और इसी जगह से पाकिस्तान का जो LPG का एक शिप था वो भी गुजरना था, क्योंकि वो कतर के था, तो कतर से निकल के वो बाब अल मंदब की तरफ से जा रहा था। लेकिन हाउएवर ये होता रहता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने यमन को बता दिया हुआ है, उनकी जो हुकूमत जिसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इनका ये क्योंकि एक शियाइट एलिमेंट भी इनका मौजूद है, इस वजह से हम शायद इनको ईरान के बहुत करीब समझते हैं। इससे हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये ईरान के करीब नहीं है, लेकिन ये टोटल कंट्रोल में, आई एम सॉरी सर, ये टोटल उनके कंट्रोल में उनकी अपनी तरजीहात भी हैं, उनके अपने मफादात भी हैं, और उसी की बुनियाद पे वो इकदाम भी उठाते हैं। सहर बलोच साहिबा, ये जो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के माबैन, इब्तदाई तौर पे एक बयान आया ईरान की तरफ से, लेकिन उसे सरकारी बयान तस्वुर नहीं किया गया। फिर इस्माइल बकाई साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी इस इत्तेहाद से हमें तो कोई ख़तरा नहीं, हमारे खिलाफ तो नहीं ये बना, ये तो बुनियादी तौर पे अमेरिका के खिलाफ बना है, और अमेरिका को पैगाम देने के लिए बना है कि इलाके में से अपनी सिक्योरिटी वापस निकालो, तुम्हारे ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। तो यूं ईरान माजी करीब में अगर देखें तो उसे हर चीज़ अपने मुखालिफ महसूस हो रही थी, अब उसके देखने का जाविया तब्दील हो रहा है। ये हिकमत अमली की तब्दीली है या फिर इसकी कोई और वजह है? एक इसकी बड़ी बात ये भी है कि जो पाकिस्तान ने कंटिन्यूअसली ईरान के साथ अपनी कम्युनिकेशन मेंटेन की है, आई थिंक इसकी एक बहुत बड़ा जो इसका क्रेडिट है वो इस बात को भी जाता है, क्योंकि इस सूरत हाल में स्पेशली जब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान ये पैक्ट बनाया गया था, तो उसमें डेफिनेटली एक आंसर ये ऐसा लग रहा था, या इस तरह से एक स्पेकुलेशन की जा रही थी कि ये ईरान और इसराइल दोनों को एक तरह का पैगाम देने की कोशिश की गई है। लेकिन ईरान अगर इस बारे में इस वक्त ये कहता है कि उनको ऐसा ये उनके खिलाफ नहीं है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इसके अंदर जो पाकिस्तान का अपना एक एलिमेंट है, जो कम्युनिकेशन को जो उन्होंने कंटिन्यूअसली मेंटेन किया हुआ है ईरान के साथ। क्योंकि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो 3-4 ममालिक को एक साथ खित्ते में वो बैलेंस कर रहा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो जिनके साथ उनके बहुत पुराने डिफेंस ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, फिर एक तरफ आपके पास टर्की है जिसके साथ रीजनल ताल्लुकात हैं, फिर उसके बाद ईरान आता है जिसके साथ एक जो बार बार हम जो एक टर्म भी सुनते हैं कि ब्रदरली रिलेशंस हैं उनके साथ भी। तो उन सबको मैनेज करना पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, और आई थिंक ये जो ईरान का स्टेटमेंट है इसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि पाकिस्तान एक बहुत हद तक इन सबको साथ साथ मैनेज भी कर रहा है, एक बैलेंस भी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान ने अब जाके, क्योंकि उन्होंने देखिए अपनी जो पोजीशन है वो तो काफी क्लियर रखी हुई है कि ईरान के ऊपर जहां से भी हमला होगा वो उस मुल्क पर हमला करेंगे अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए। पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में एक ऐसा मुल्क बन के सामने उभरा है
जिसने इनको ना सिर्फ बाहर यूएस के साथ मीडिएट भी करने के लिए बिठाया है, वहां पर कंटिन्यूअसली उनके साथ भी रहा है, और एक जो है एक बहुत बड़ा मैसेज उनको ये भी दिया है कि पाकिस्तान हैज ईरान्स बैक। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि ये बात बिल्कुल जो है मिसकंस्ट्रू हो सकती थी, इसकी क्या कहते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती थी। तो ये आपकी बात से कुछ हद तक मैं एग्री करती हूँ कि ये हिकमत अमली का एक फर्क आया है ईरान की कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि अदरवाइज जो उनको करना है वो तो वो स्टेटमेंट्स के थ्रू कहकर कर भी रहे हैं, ये स्टेटमेंट के थ्रू कह के कर भी रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट अगर अब देखें तो माजी की निस्बत कुछ और मुख्तलिफ भी है। एक बहुत हार्ड लाइन स्टेटमेंट भी है, एक सॉफ्ट लाइन स्टेटमेंट भी है, एक बैलेंस भी है। गुल साहब, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार कहा कि मैं बहुत बड़ा हमला करने जा रहा हूं ईरान के ऊपर। ईरान ने जवाबन जितने भी हमले किए हैं वो स्टेटमेंट्स देता था कि हमने फलां जगह पे हमले किए, फलां जगह पे हमले किए, फलां जगह पे हमले किए। लेकिन अभी जो एक कमांड की तब्दीली हुई और उसमें जो चेहरे मंजर आम पे आए हैं अमेरिका के नज़दीक, वो बहुत सख्त गीर हलकों से वाबस्ता रहने वाले चेहरे हैं। अब उनमें से मुहिब्बे साहब एक फ़र्द हैं जो एक नए कमांडर हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि अगर अब अमेरिका ने हमला किया तो फिर हज़ारों बिजली घर, खत्ते के अंदर सप्लाई लाइंस, इंटरनेट की केबल्स, ये सब कुछ जो है वो तबाह होगा, कुछ नहीं बचेगा। हम क्या इसे उन्हीं बयानात की रोशनी में देखें जिस तरह के बयानात डोनाल्ड ट्रंप के आते हैं और इकदामात कुछ और तरह के होते हैं, या इसे और ऐनक से देखना होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। ईरान के अंदर यही बात हो रही थी। मैं तो सहर बलोच साहिबा का बहुत मद्दाह भी हूँ, इनका देखता रहता हूँ चीज़ों को। तो देखें, मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि ईरान सिर्फ रिस्पॉन्स देता है। जब भी उसके ऊपर कोई आता है हमला, तो वो रिटेलिएट करता है, और रिटेलिएट इस रूथलेस मैनर में करता है कि वो अमेरिका के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। अभी तक जितना उनका ये ख्याल था, पहली बात यह है कि अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी दो तुर्राए इम्तियाज थे इनके लिए। दोनों की टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हुई और वो खित्ते के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गए। ये एक बहुत बड़ी वजह बनी अमेरिका का कोलैप्स होने का या फेलियर होने का। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने जब ये कहा कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें पत्थर का ज़माना फिर दिखाएंगे जब हम तुम्हारे तमाम जो बिजली घर हैं उनको उड़ा देंगे। और अब जो नए चेहरे आए हैं, और आपको तो याद है कि मैं आपके साथ कई दफ़ा ये बात कर चुका कि जो पुरानी रिजीम थी उनके अंदर बड़े वो मुदब्बर लोग थे, बड़े फर्क लोग थे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुदब्बर नहीं है, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन की पैदावार में पैदा हुए हैं। इन्होंने 47 साल दुनिया की सख्त तरीन सैंक्शंस देखी हैं। इन्होंने मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इजराइल के नारे सुने हैं। इन्होंने जो है वो मुश्किल वक्त काटे हैं, अपनी लीडरशिप की शहादतें देखी हैं। इसके अंदर कासिम सुलेमानी जैसे जर्नैल पैदा हुए, इसके अंदर इस्माइल कानी जैसे जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। ये तमाम लीडरशिप जो थी उसमें क्या था, उनका एक ही फोकस था और उन्होंने उसके लिए तैयारी की थी। और अमेरिकन जो थे मिसकैलकुलेट कर गए बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इजराइल रादर देन कि वो अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर आते। लेकिन अब जानी कि ये तमाम टारगेट्स जो हैं अगर मशरिक वस्ता के अंदर इनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो बिलीव यू मी तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं जो डिसैलिनेटेड वाटर के ऊपर जिंदा हैं उनके लिए एक इतना बड़ा अजाब बनेगा कि शायद उसका दुनिया के अंदर ये एक इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी कि शायद पहले इसका कोई विटनेस ना हो। दूसरी जानिब बिजली घर बंद होने का मतलब यह है कि तमाम कारोबार, तमाम चीजें बंद हो जाएंगी और याद ये है कि जो घरों में पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, वो भी नहीं होंगे और इस गर्मी के मौसम में तो फिर पिघल के रह जाएंगे। तो वो एक ऐसी डेवस्टेशन होगी जो अमेरिका समेत कोई मुल्क इसलिए नहीं बर्दाश्त करता क्योंकि ये मुमालिक जो थे ये अमेरिका को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ उनके साथ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और $3.3 ट्रिलियन के मुआहदात किए हुए हैं उनके साथ, इन्वेस्टमेंट के मुआहदात। अब उनका इंडस्ट्री का सत्यानाश हुआ। अगर ईरान को नुकसान हो रहा है तो इनको भी हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के अंदर जो इस टाइम पे सतह गुर्बत है वो बहुत मुश्किल हालात में है। जो उनकी जिसको कहते हैं कि मईशत उसका बेड़ा गर्क हुआ है
है, देयर इज नो डाउट यानी अबाउट सिविल इट, लेकिन ये सिविल नहीं कहा जा इंफ्रास्ट्रक्चर का सकता बहुत कि ज्यादा गल्फ नुकसान की हुआ, कंट्री लेकिन जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उनका नुकसान भी कम नहीं है। जिस हद तक उनका नुकसान हुआ, जिस हद तक उनकी मईशत जो है वो बैकवर्ड पे जा चुकी है, उसको बहाल करने में भी कई साल लग जाएंगे। सहर बलोच साहिबा, एक खबर जिसका इंकशाफ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि तुर्की के दौरे के मौके पे वो वापसी के ऊपर अपने जहाज़ के ऊपर नहीं आए, बल्कि उन्होंने जहाज़ तब्दील किया। अगर स्ट्रेटजी के एतबार से देखा जाए तो होता है, जंग के दिनों में होता है, आप अपने दुश्मन के हवाले से जो है वो परेशान होते हैं, लेकिन तुर्की में होते हुए वहाँ से वापसी पे अमेरिका के सदर का जहाज़ तब्दील करना, इस डर से कि ईरान उसके ऊपर हमला कर देगा। पहले तो वो हज़ारों किलोमीटर का फासला, फिर वो धमकियां कि ईरान की तमाम तर जो है कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी गई, उनकी कुछ कैपेसिटी नहीं रही। ये क्या मैसेज देता है दुनिया में अमरीकी सदर की हैसियत, उसकी हैसियत, उसकी सिक्योरिटी के एतबार से? देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल जो ज़हन में आता है ये पूरे बयानात सुन के जो अभी आपने कहे, उसमें तो ये है कि अहमियत भी इस बात की यही है कि उन्होंने ख़ामेनेई को हलाक करने की कार्रवाई को सिर्फ़ एक फ़ौजी या तस्वीराती फ़ैसला करार नहीं दिया, उन्होंने इसे अपने ख़िलाफ़ होने वाली मुबैना कातिलाना साज़िशों से भी जोड़ दिया है। ट्रंप का कहना बज़ाहिर ये था कि ईरान ने पहले उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उससे पहले ईरान के रहबर आला को निशाना बना दिया। अब ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ तो ये किसी फौजी कार्रवाई को कौमी सलामती की बुनियाद पर जायज़ करार देना है, जबकि दूसरी तरफ इसे अपनी ज़ात के खिलाफ होने वाली मुबैना साजिश के जवाब के तौर पर पेश करना भी एक ज़रा मुख्तलिफ बात लगती है। अब इसके साथ एक और आपके जहन में ज़रूर सवाल आएगा कि ट्रंप ने क्या ज़ाती बदले को अमरीकी खारिजा पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है? तो मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि सिर्फ इस बयान की बुनियाद पर यह साबित हो जाता है कि अमरीकी खारिजा पॉलिसी ज़ाती बदले पर मबनी है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ट्रंप ने इस कार्रवाई को अपनी ज़ात के खिलाफ होने वाली मुबैना साजिशों के साथ ज़रूर जोड़ दिया है। अमरीकी हुकूमत की तरफ से इस जंग की बुनियादी जो वजह बताई गई है, वो तो यही बताई गई है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, उसके मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, और उसकी जो फौजी सलाहियतें हैं, उनको बताया गया है। अमरीका का मौक़िफ़ ये रहा है कि ईरान की ये सलाहियतें अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा हैं। और एक तरह से अगर आपने देखा हो कि ट्रंप हर कुछ टाइम बाद इस तरह की एक बात, इस तरह का एक स्टेटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उस पे रिट्रैक्ट करके फिर कोई एक नई बात करते हैं, तो ये एक तरह से उनकी पॉलिसी भी रही है कि कॉन्स्टेंटली ये जाहिर करना कि ये प्रेशर अभी भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर आ रहा है। हालांकि अगर असलियत देखी जाए या जिस तरह जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बात हो रही है, वो ये है कि इसराइल की तरफ से अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है कि किसी तरह कोई डील ना बन जाए, कोई रिकन्सिलिएशन की बात ना आ जाए। तो एक तरह से उसको छुपाने की या उसको डैम्पन करने के लिए भी हर कुछ टाइम बाद इस तरह की एक बात कर देना भी ट्रंप का जो है वो एक पैटर्न भी रहा है। गुल साहब, आप इसके ऊपर क्या तबसरा और तज्जिया करेंगे? सर, दुनिया की सुपर पावर है, सो कॉल्ड कह लें या हकायक के ऊपर कह लें, उसका फिर सदर है, फिर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, फिर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उसकी है, फिर सबसे ज़्यादा अंदरूनी ज़राए की ख़बरें उस तक हैं, इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा मजबूत है, प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, और बाहर के दौरे जब करने हों तो वहाँ पे भी अपना जुस्सा, अपनी हैसियत, अपनी हैयत जो है वो बरकरार भी रखनी है। और दुनिया को आप एक दिन ये बताएं कि मैं अपने ही तैयारे में सफ़र नहीं कर रहा था, मैं किसी और तैयारे में सफ़र करने निकला था, तो दुनिया को आप पैगाम क्या दे रहे हैं कि वो नेवल ब्लॉकेड जिसका आपने दावा किया कि मैं ही कर सकता हूं, जिसके आपने दावे किए कि दुनिया में अड्डे ही हमारे सबसे ज्यादा हैं, वो दावे और ये हकाइक, ये किस हद तक एक दूसरे के मुतरादिफ या मुखालिफ है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बड़ी बात उसकी वजह यह है कि एयरफोर्स वन जिसके मुतालिक हम सुनते रहे कि दुनिया का जो है वो एक उड़ता हुआ किला है, इस नाकाबिले तस्खीर है, उसकी पता नहीं क्या सिक्योरिटी है, पता नहीं दर्जनों फिल्में बन चुकी, उसके ऊपर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो देखने को मिली। लेकिन अब जो मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स वन था, उसके ऊपर वहां जानते हुए और अपने मीडिया पे भरोसा ना करना। माजी के अंदर ऐसा होता था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल्स के जरिए चीजें चेंज की जाती थी, लेकिन वो मीडिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होती थी, वो खबर जो था वो कुछ अरसे बाद ब्रेक कर देता था, ना कि फौरी। अब मसला यहाँ ये है कि इसके अंदर बकायदा दिखाया गया, सब कुछ किया गया, और पीछे केटरिंग ट्रक से आप कंटेनर में बैठ के दूसरी जगह पहुंच गए। क्या हजीमत आपने बनाई। देखिए, असल में गिल्ट होती है लोगों की, और वो गिल्ट जो है वो एप्स्टीन फाइल की होती है। वो गिल्ट मीनाब के बच्चियों के बेरहमाना कत्ल के ऊपर हुआ करती है। वो सदर मेडियोरो और उनकी अहलिया को उठा लेने की गिल्ट होती है, और वगैरह वगैरह। अब इस गिल्ट की वजह से बहुत सारे आप ऐसे फैसले करते हैं जिसको ये कहा जाता है कि मत मारी जाती है, दूसरे लफ्जों में। अब देखने की बात यह है कि जब तुर्किया से भी जहाज रवाना होता है तो उसके तमाम पर्दे जहाज के बंद करवा दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ही लोगों पे, अपनी सिक्योरिटी एपरेटस के ऊपर, अपने मुल्क के मीडिया के ऊपर एतबार नहीं कर रहे, और वो एक तरफ ये क्लेमेंट है कि ईरान को हमने मुकम्मल खत्म कर दिया हुआ है, उनकी तमाम ताकत तो फिर अंदरूनी तौर के ऊपर जब सदर ही ये कहे कि मैं महफूज नहीं हूं, तो फिर वो अमेरिका की हैसियत को किस तरीके से और उसके स्टेटस को किस तरीके से महफूज रखेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सहर बलोच साहिबा, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम पहुंचाता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।